हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। पेपर आपके बहुत अच्छे हुए होंगे और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना बेस्ट किया होगा, जितना आप दे सकते थे। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। आइए बात करते हैं यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। कल आपका साइंस का एग्जाम, मैथ का और SST का एग्जाम है। वो भी बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल भी परेशान ना होइए, क्योंकि परेशान होने का कोई सोल्यूशन नहीं है। जितना भी पढ़ा है बहुत है। आराम से बस कुछ चीज़ों को देख लीजिए और एकदम रिलैक्स माइंड में जाइए। जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है उसी से आपकी हेल्प बहुत होने वाली है। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। मैं हूँ शानी, स्वागत कर रही हूँ आपका हमारे चैनल शानी क्लासेस में। होपफुली आपको मेरे साथ जुड़कर 2-3 महीने में इतना लिटरली मानिएगा कि आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। अब बाकी करना आपको है, तो मुझे तो सिर्फ गाइड करना था। मैंने आपको गाइड किया, बताया, जो भी मेरे तरफ से हो पाया मैंने अपना बेस्ट किया। आइए चलते हैं फिर क्वेश्चंस को करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने नहीं किया है। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके छोटे छोटे लाइक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह बताइए कौन सा है? पता है आप लोगों को? एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, वन ऑप्शन, वो है बृहस्पति, जुपिटर। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने एक्सेस पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो मेरे फ्रेंड्स आपको पता है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 23.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। आपका दूसरे का ए ऑप्शन। नेक्स्ट, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? आपको भी पता है कौन सा है? बताएंगे ध्यान से? बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? ये आप ऑप्शन जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग को। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? ध्यान से देख के बताइएगा, जल्दबाजी का कार्य मत करिएगा। इसलिए मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लिया है। एक क्वेश्चन आपको टास्क के रूप में बताना है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? आपको पता है? एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, जो हमेशा से फिक्स्ड है, वो है 13 लाख किलोमीटर। हो सकता है कि आपको पूरी एग्जैक्ट वैल्यू देके कुछ दशमलव में भी पूछ सकता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या होगी? पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ऑल। फ्रेंड्स, ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पर था ना, ये 5 वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको आप छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि जल्दबाजी में आपके लिए मैंने भी प्रिपेयर किया है, क्योंकि आपको एग्जाम है, काफ़ी कुछ है, तो टाइम मैनेज करने में दिक्कत है। एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया ये। भूपर्वती की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? मतलब किसकी बनी होती है? उस पर क्या होता है? मिट्टी होती है, जल होता है, ध्रुव होता है, कोई नहीं। तो ये भूपर्वती की जो सबसे ऊपरी परत होती है, वो मुझसे मिट्टी होती है, ठीक है? क्या होती है? मिट्टी का सर्फेस होता है, सॉइल का सर्फेस। नेक्स्ट देखिए, जंतु वनस्पतियों के पूर्णतः अपघटन उत्पाद को क्या कहते हैं? जैसे जो ऑर्गेनिज्म है और जो ये कचड़े वचड़े हैं, वनस्पति ये प्लांट वगैरह सब सड़ जाते हैं, उनका जो एक कचरा बनता है, एक काफ़ी एक मैन्योर बनता है, तो क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं, बी ऑप्शन सही, ह्यूमस बनता है। क्या बनता है? ह्यूमस। वही जो खाद बन जाती है, ठीक है? मेनली मेनली। आगे बढ़ते हैं। खेत की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए खाद मिलाने की प्रक्रिया। जब आप चाहते हैं कि खेत में काफ़ी पोटेंशियल आ जाए, मतलब ग्रोथ हो, काफ़ी आपको जो पैदावार हो, क्या होगा? तो आप क्या करोगे? खेत को तैयार करोगे, मिट्टी तैयार करोगे और खाद डालेंगे, उपरोक्त सभी। तो खेत की आप चाहते हैं कि उसमें उपज वगैरह बढ़ जाए, तो आप यहाँ पे सारे काम करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ 8 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए थे, बाकी के ये मैंने आपको लिए हुए हैं आपके जो है लिखने वाले टाइप के हैं। ध्यान से देखते चलते हैं। वैसे भी हमें रिवीजन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बहुत अच्छा कर लें। वैसे भी आपका 5 ही आने वाला है, काफ़ी कुछ करवाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ग्रह को परिभाषित करिए। ग्रह की परिभाषा 1 नंबर 2 नंबर में आपको आएगी, हमेशा आई है, बहुत बार रिपीट हुआ है। क्या कहेंगे आप? वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है और तारे के प्रकाश से ही सब कुछ करते हैं। तारे के प्रकाश से, तारे से ये प्रकाश वगैरह को लेते हैं सूर्य से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको पता रखना है, क्योंकि सूर्य जो है वो एक तारा है। तो ग्रह क्या होता है? जिसमें खुद का कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहते हैं? एक ऐसा प्लैनेट है जिसको मास्टर ऑफ गॉड के उपाधि के तौर पर कह सकते हैं, तो वह है बृहस्पति ग्रह। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धूमकेतु किसे कहते हैं? धूमकेतु किसे कहते हैं? आप उत्तर में बताएंगे कि धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है, जो धूल, पत्थर, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंड होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिनमें धूल आएगी, पत्थर आएगा, बर्फ आएगा, गैस भी आएगी। और इन ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा, ये सारे जो प्लैनेट होते हैं, उन्हीं के साथ ही साथ, मतलब उन्हीं के एज यूजुअल ये जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 12th देखिए क्या है, आकाशगंगा के प्रकार को आपको बताना है। उत्तर में आप बताएंगे संरचना के आधार पर आकाशगंगाएं 3 प्रकार की होती है, सर्पिल, दीर्घवृत्ताकार और स्तंभ सर्पिल।
मैंने ले लिया है फ्रेंड्स। आप लोग की कल डिमांड थी कमेंट बॉक्स में कि मैम साइंस का बना दीजिएगा, तो मैंने कोशिश की है कि जितना भी आपको हो पाया है फ्रेंड्स कि आपको साइंस का भी मैं जो है दे दूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों को कुछ चीज़ें कंपाइल करके भी मिलेगी फ्रेंड्स। कितना आपके, मैं भी बहुत थक गई आप लोगों के लिए, फिलहाल जितना बेस्ट होगा कर रही हूँ। उल्कापिंड किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना आकाश से कभी कभी जो जलती हुई रोशनी के साथ एक गिरता हुआ गोला आपको दिखता है दृश्य जैसा छोटा सा, उसको उल्का कहते हैं। ये वे जलते हुए उल्का होते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। इन्हें कभी कभी हम साधारण बोलचाल में कहते हैं ना, देखो टूटता हुआ तारा, जिसको लूका के नाम से भी जानते हैं लोग, विशेष करते हैं, वही है, उसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तारामंडल किसे कहते हैं। उत्तर में आप बताएंगे तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को, ठीक है, तारामंडल कहते हैं। तारों का जो सेट ऑफ, जो तारों का एक समूह होता है, कलेक्शन होता है, उनको हम तारामंडल कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं, यानी कि मिट्टी किसे कहते हैं, आप बताएंगे। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, पृथ्वी के ऊपरी सरफेस पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक नॉन कार्बनिक जो मिश्रित कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं, उनको हम मिट्टी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, फसल चक्र किसे कहते हैं, ठीक है। फसल चक्र किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे। फसल चक्र का मतलब होता है दो या दो से अधिक अलग अलग फसलें एक के बाद एक उगाई जाती हैं। और फसल चक्र की योजना, एक किसान लगातार दो मौसम में एक ही फसल को कभी नहीं उगाता है, वो अलग अलग चेंज करके उगाते हैं, अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग, ठीक है। उससे जो है जो खेत की क्षमता है वो बनी रहती है और उस खेत के लिए भी अच्छा रहता है। जैसे आपको डेली नया नया चाहिए, वैसे कृषि पद्धति क्या होती है, जब किसी प्रक्षेप या एक क्षेत्र में कृषि क्रियाएं जो होती हैं, जिसमें फलोत्पादन के, मत्स्य पालन की, मछली पालना, पशुपालन करना, ये सारा अनुकूलन लाभ उठाने के साथ ही साथ किसान की जो विधियां हैं वो अलग अलग तरीके से कृषि प्रणाली, देखिए ये पद्धति का आप मतलब ये समझना कि सिर्फ खेती से ही आएगा, ठीक है, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत कुछ सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, तो आप उसमें ये भी बात को मेंशन करिएगा अगर प्रश्न आता है तो। आइए, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, ये बहुत बार रिपीट होता है। उत्तर में आप बताएंगे, मिट्टी का जो अपरदन है वो प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक फिजिकल, जो नेचुरली होती है, ठीक है, जिसे मेनली क्या कहते हैं कि जल और वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों के द्वारा भूमि के ऊपर के मिट्टी के कण को अलग करके बहा लेते हैं। मिट्टी के बल के द्वारा और जल के द्वारा, वायु के द्वारा, ये मिट्टी के जो ऊपर के सरफेस के कण होते हैं उनको साथ अपने साथ ये उनको उड़ा ले जाते हैं, बहा ले जाते हैं, ठीक है। कीटनाशक का प्रयोग बताइए। उत्तर में आप बताएंगे, या पौधे को उनके विकास को विनियमित करने और खरपतवार को मारने में मदद करता है। ये मतलब एक नियमित तरीके से चले, कार्य करें, आगे बढ़ते चले, तो उनमें जो खरपतवार जो मतलब उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए जो बाधाएं आती हैं उनका विनाश करते हैं। रासायनिक कीटनाशक का उपयोग एक विशेष प्रकार की कृषि कीट नियंत्रण के तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, नष्ट करने के लिए जो पशुधन की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। मतलब जो फसलें हैं वे कीटनाशक का प्रयोग क्यों करते हैं, कीड़े मकोड़े ना बैठने पाए, क्योंकि वो बैठेंगे तो आपकी पत्ती के एकदम ऊपरी कणके में बैठेंगे, उसके रस को चूस लेंगे, जब पत्ती नहीं रहेगी तो भोजन नहीं बनेगा, फिर बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो कीटनाशक का प्रयोग हम अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए करते हैं। चार कीटनाशक का नाम बताइए। डीडीटी, ग्लाइकोसल्फेट, ग्लाइसोफेट है, प्रोफेक्सुपर है, ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफोरोफास। पक्का आएगा, 100% है, ये प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान रखना फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तो पक्का आपसे पूछ लेगा, ठीक है। नाम बताने को आपको आएगा तो बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने चार ले लिया है, तो चार नहीं पांच लिया है मैंने, चार प्रश्न में है, तो आप कम से कम दो जरूर याद रखना, कोई भी, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट, कार्य को परिभाषित करिए। फिजिक्स का क्वेश्चन है, वस्तु पर बल लगाने पर, किसी भी थिंग्स पर फोर्स लगाने पर, फोर्स अप्लाई करने पर उसमें विस्थापन होने की जो क्रिया को क्या कहते हैं, उसको हम बल कहते हैं, कार्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के कार्य होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। उत्तर में आप बताएंगे, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एक नंबर का प्रश्न जरूर आएगा। 24वां प्रश्न आपके सामने, सीमित ऊर्जा का उदाहरण बताइए, क्या होगा, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं पवन ऊर्जा का महत्व बताइए क्या है, तो निर्माण कार्य में काफ़ी समय लगता है, ठीक है, ये एक प्रकार से उनके महत्व के बारे में है। ईंधन का लागत जो है वो पैसा, इसमें मतलब कम पैसे खर्च होते हैं फ्यूल को लेकर। प्रचलन और रखरखाव में काफ़ी कम, देखो कोई चीज़ खरीदो उसके रखरखाव में ज़्यादा दे दो तो वो फिर कोई फायदे की चीज़ नहीं होती, ठीक है। उसके बाद वैश्विक पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, इसलिए काफ़ी अच्छी भी है, महत्वपूर्ण भी है। रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं, 26 यहाँ पर उत्तर में आप बताएंगे। रासायनिक ऊर्जा परमाणु और अणुओं को बांधने के
रूप में संग्रहित ऊर्जा होती है एक प्रकार से, जिसमें बैटरी, बायोमास, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, रासायनिक ऊर्जा, ये सब के सब क्या है, ये उनके उदाहरण हैं। आगे बढ़िए, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के नाम बताइए। प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। ये ऊर्जा के मैंने प्रकार लिख दिए, हो सकता है कि आपको पूछ ले। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एक सम्मिलित रूप होती है, जो गतिमान वस्तुओं की ऊर्जा या वह ऊर्जा जो वस्तुओं में एक स्थिति द्वारा संग्रहित होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा क्या होती है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा को सिलिकॉन की बनी हुई ऊपर उसके ऊपर एक परत रहती है, जो सूर्य की रोशनी को बिजली में बदल देती है, और उस एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। जो सोलर सेल अभी सबके यहाँ एक प्रचलन में है। ज्वार भाटा क्या होता है? किसे कहते हैं? ये सागर की तरंगे होती हैं, जो पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के आपस में अट्रैक्शन से उत्पन्न होती हैं। जब समुद्री जल ऊपर उठता है तो ज्वार आता है, जब नीचे जाता है तो भाटा आता है। कुछ ऐसा ये चलता है, ठीक है, ज्वार और भाटा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं फ्रेंड्स। 30 प्रश्न मैंने आपको करवाया, सिर्फ 10 मिनट अभी हो रहा है। मैं आपका ज़्यादा वक्त फिलहाल नहीं लूँगी, जितना भी होगा इंपॉर्टेंट चीज़ फटाफट आपको करवाती चलूँगी। सिर्फ आपको रिवीजन करना, कल जाके एक सिंपल से तरीके से एकदम चिल माइंड में अपना बहुत अच्छा पेपर करके आना है, ठीक है। 90% टारगेट लेकर चलना है। जो गलतियाँ फर्स्ट में की या हो गई हमसे अनजाने, उसको दोबारा नहीं रिपीट करना। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जिन्होंने लाइक नहीं किया है, ज़रूर से ज़रूर लाइक करेगा, ताकि मैं उसी एनर्जी के साथ कल आपके लिए आपका हिंदी और इंग्लिश का भी सब कुछ मेंटेन करके आपको दे पाऊँ। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? उत्तर में आप बताएंगे कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, जो कंपन द्वारा बनाई जाती है या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? तो सरल मशीन में आप विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि लीवर की 3 कैटेगरी है, घिरनी, नत्तल, पेंच, फन्नी, ये सब आदि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं? आलम्ब, भार और शक्ति। आयस बीच में होता है, वो प्रथम श्रेणी का होता है, जिसमें कैंची, संडासी और हिडोल, सीसा वाला झूला, हैंडपंप, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण जरूर आएगा, पहचानने को आएगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी छोटी सी मिस्टेक आपके लिए गलत हो जाएगी। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक क्या होता है? इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब आयस के बीच में भार होता है, वो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक होता है। पोषण की आवश्यकता क्या होती है? पोषण क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है? आप बताएंगे कि स्वस्थ और सक्रिय, एक सही, हेल्दी और एक एक्टिव जीवन को जीने के लिए मनुष्य को उचित एक पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की नीड होती है, और शरीर की आहार संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हमको ये आहार सेवन लेना बहुत ज़रूरी होता है, और लेना भी चाहिए ग्रोथ के लिए। पोषण का क्या है, कितने प्रकार का मतलब क्या है? तो हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, जल, ये सब है। और ना ही अगर इसका पता नहीं होगा तो पोषण बेकार हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं होगा आपको पोषण लेने का, ठीक है। आगे बढ़िए। श्वसन तंत्र क्या होता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम का क्या कार्य है? शरीर के सभी भागों में गैसों का जो एक आदान प्रदान है, गैस का एक्सचेंज करने का मुख्य कार्य जो होता है, वो रिस्पिरेटरी सिस्टम को होता है। इसका आपको चित्र भी बनाने को आ सकता है, इस बात के लिए पहले से प्रिपेयर रहिएगा। आगे बढ़िए। उत्सर्जन क्रिया किसे कहते हैं? वह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो जीव होते हैं, वो अपने शरीर से जो उपाप से अपशिष्ट होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। हाँ, ओके। आइए बात करते हैं 39। अमाशय के क्या कार्य होते हैं? अमाशय का मुख्य कार्य भोजन के पाचन का है, खाना को पचाने का मेन कार्य पेट का होता है। अमाशय को स्टमक कहते हैं। नेक्स्ट, यकृत क्या है? लीवर जिसको कहते हैं, यकृत शरीर का एक अंग होता है, ठीक है, जो केवल केशरुकी प्राणियों में ही पाया जाता है, जो आपको एक एक्सक्रीशन सिस्टम में भी आप कह सकते हैं कि आप उसको लिखते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े से क्या, चलिए। मानव कंकाल का महत्व क्या होता है? कंकाल तंत्र मानव शरीर को शक्त एक एक ढांचा देता है, एक रूपरेखा प्रदान करता है, ठीक है। स्केलेटन जो सिस्टम होता है, वो आपको एक रंग रूप आकार, रंग नहीं कहेंगे, एक आकार देता है, एक बॉडी का पोस्चर देता है। 42 पे है, मानव कंकाल की हड्डियां कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य जो होते हैं उनमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं। आगे बढ़िए। हृदय का कार्य बताइए। हृदय क्या करता है? अपने हृदय से पूछिए क्या करता है वो। चलिए, एग्जाम टाइम है, आपकी हार्ट बीट बढ़ा देता है। हमारे हृदय का मेन काम होता है धमनियों के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्व को भरपूर रक्त को उत्तक टिश्यू के अन्य शरीर के हिस्सों तक पंप करते हुए पहुंचाना, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन का कार्य हर जगह पर उत्तकों का सहारा लेते हुए अच्छे से वेन्स और आर्टरीज की हेल्प से हर जगह पहुंचाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 43 प्रश्न हो गए।
आइए बढ़ते हैं आगे नए प्रश्नों की। देखिए पहला आपके सामने बहुविकल्पी है, 5 आपको बहुविकल्पी रहेगा जैसे पेपर में रहता है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, कैसा चेंज है? तो जो सुटेबल आंसर है वो केमिकल चेंज है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। आप देख रहे हैं ना, वो एक दही से दूध बनना, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है जो इसके लिए सुटेबल है। तो यहाँ पर भौतिक तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रत्यावर्ती भी नहीं होगा, क्योंकि आप दूध से दही बना सकते लेकिन दही से फिर आप दूध नहीं बना सकते हो। अनियंत्रित कोई परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बचता है जो है अनुकूल परिवर्तन। फिर देखिए ओजोन परत, दूसरा आपका बहुविकल्पी है। ओजोन परत में छेद करने वाला पदार्थ, जो ओजोन परत में होल हो रहा है जिसकी वजह से हम दिक्कतों में पड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। 4 ऑप्शन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, CaO, CaOH का होल डाइस, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तीसरा देखिए ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स क्या है? प्राथमिक दैट मीन प्राइमरी, मेन, मुख्य, सुपीरियर, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, राजा, यूनिक, सब कुछ। ठीक है, एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, दिस वन, ऑप्शन ए सूर्य, हमारे सूर्य। समस्त भोजन भोज्य पदार्थ में मिलता है। जब आप पूरी एक कंप्लीट बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है, मतलब सबसे बेस्ट क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ई देके एक्सेप्ट मतलब आदि दे देता, ऑल दे देता, तब तो हम इसके साथ जाते, बट ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। 5th पे चलते हैं, तरल संयोजी उत्तक है, क्या है ये? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, त्वचा, रक्त, हृदय और वृक्क। एक ही ऑप्शन है, वो है रक्त, ब्लड, रुधिर। अब बारी है 6 की। मैंने एक साथ ले ली, सीक्वेंस है, ऑब्जेक्टिव, अधिलघुत्री, लघुत्री, पूरा अलग अलग नहीं किया, बहुत टाइम जाता है फ्रेंड्स, अभी टाइम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 1 से लेकर 18 तक पूरा ले लिया। देखो 1 नंबर का प्रश्न है, ऊसर भूमि को उपजाऊ कैसे बनाएं? भूमि विकास कार्य, डेवलपमेंट, मतलब जितना कार्य हो सके लैंड को, जो खेती है मतलब जो खेत है उसको अच्छा बनाने के लिए पूरा प्रयास करिए। पहली बार मृदा सुधारक रसायन, आप मिट्टी में सुधारने के लिए इसमें कुछ केमिकल, फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसको इंक्लूड करिए। ठीक है, बार बार जोतवाइए, जोतवाने से भी काफ़ी बढ़िया होता है, एयर घुसती है, जम्स जो रहते हैं वो मर जाते हैं, हवा भी जानी चाहिए मिट्टियों में, तो वो सब बढ़िया रहता है। सूख जाती है अंदर की मिट्टियाँ, हवा लग जाती है, धूप लग जाती है, तो सब बहुत चीज़ें अच्छी हैं। खेती की तरफ देखिए तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जिप्सम का प्रयोग करिए, जिंक कम है, जिप्सम कम है, जो भी चीज़ें कम हो आप उसमें इसमें इंक्लूड करो प्रॉपर तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर फसल चक्र का आपको पालन करना होगा, बदल बदल के क्रॉपों को लगाना होगा। ढैंचा, हरी खाद, एक ढैंचा को हरी खाद कहते हैं, ढैंचा एक पेड़ होता है। फिर बहुत सारे उर्वरक हैं, जिंक का प्रयोग करिए, जिसकी कमी मट्टी की जांच करवा लीजिए, और उसके बाद जो कम है उतना मात्रा में गोबर है, खाद है, जैविक खाद है, पास आती है, बहुत कुछ आता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पर था, सोलर कुकर किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? उत्तर में आप बताएंगे सोलर कुकर ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का पूरा होता है, जिसको पॉलिनेशन भी कहते हैं, कभी कभी पॉली हाउस भी कहते हैं, के समान सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, सोलर कुकर सौर के प्रकाश की, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको हीट एनर्जी में ऊष्मा एनर्जी में बदलने के सिद्धांत पर काम करता है। सन रेज जो आती है, उन रेज को, उन रेडिएशन को वो हीट एनर्जी में चेंज करने का कार्य करता है, और फंसी हुई ऊर्जा का प्रयोग खाना, और फिर उसमें से जो चीज़ें आ जाती हैं वो ट्रांसपेरेंटली जल्दी ईजिली नहीं निकल पाती, वो गर्म हो जाता है, जिससे खाना बनने में, पकने में मदद मिलती है। ऐसे जो पॉली हाउस होता है, जहाँ पर फ्रेंड्स देखो ठंडी में फूल नहीं खिलता है, तो पॉली हाउस मेनली जहाँ पर कह सकते हैं कि अडाप्टेशन का ज़्यादा रूल दिखने को मिलता है, कि बहुत ठंडी है वहाँ पर गर्मी की फसल उगानी है तब दिक्कत होती है। 8th प्रश्न है, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? तो इसका साधारण सा प्रश्न है, उत्तर लिखेंगे आप कि सरल मशीन विभिन्न प्रकार की, बहुत प्रकारों की होती है, जैसे कि लीवर, घिरनी, नत्तल, पेंच, फन्नी। ठीक है, लेकिन लीवर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक प्रथम श्रेणी का, एक द्वितीय श्रेणी का और एक तृतीय श्रेणी का। लीवर 3 होते हैं, मशीन कई प्रकार की होती है, मेनली 5 आप जरूर लिख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ी, एनी प्रॉब्लम? कोई क्वेश्चन अभी तक ऐसा लगा जो आपने ना पढ़ा हो या ना, तो सब A1 क्वालिटी के प्रश्न है, बस लक होना चाहिए अब की बार कि पेपर बढ़िया आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 9th, अम्ल व क्षार की पहचान कैसे करेंगे? आप एसिड और बेस को कैसे पहचानेंगे? अम्ल जो होता है, एसिड जो होता है वो ब्लू टू रेड में चेंज हो जाता है, नीले को लाल कर देता है, जैसे हल्दी देखिए गिर जाती है कपड़ों पे, आप धोने लगते हैं तो पीले से वो लाल हो जाती है।
फिर उसके बाद बेस जो होता है वो लाल को नीला कर दे, और बेस जो होता है वो लाल को नीला कर देता है। तो आप इसको वहाँ पर एक छोटा 1 नंबर का लिखना है तो लिख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, एसिड का क्या है, बेस का क्या है। क्लियर? आगे आइए 10th देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं, खुद की सफाई में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। फ्रेंड्स सबको पता है, क्या प्रतिदिन नहाना, डेली नहाना, ठंडी हो या गर्मी, ठीक है, तो नहाना ही नहाना, साफ सफाई करना, कपड़े साफ सुथरे पहनना, गंदे कपड़े मत पहनना, और अपने बाल को हेयर कॉम करना, नियमित रूप से बाल कटवाना, पूरा अपना शेव वेव करवाना आदमी लोग, ठीक है, दांतों की सफाई, ब्रश करना, नाखून वगैरह काटना, जितना भी चीज़ें हैं सब उसमें आप लिख सकते हैं जो जो आपको करना चाहिए। नेक्स्ट आइए अति लघु उत्तरी का लास्ट पॉइंट है, भूकंप आने पर क्या सोचा। जब भूकंप आया था 2014 के आसपास तो क्या किए थे आप लोग, वही आपको लिख देना है। तो मकान या दफ्तर या किसी भी इमारत में अगर आप प्रेजेंट हैं उस समय 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पर, तो सबसे पहले बाहर निकल जाओ, ठीक, खुले मैदान की ओर भाग जाओ, ठीक, किसी बिल्डिंग के आसपास बिल्कुल ना खड़े हो क्योंकि वो आपके ऊपर गिरने की चांसेस रहेगी। किसी बिल्डिंग के आसपास ना खड़े हो, अगर ऐसी बिल्डिंग में जहाँ पर लिफ्ट हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल करते ही ना करें। अगर लिफ्ट के इस्तेमाल से आप भागने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हो सकता है उस तक हो सकती है। इससे अच्छा है कि आप जो है वैसे निकलने का प्रयास करें। घर के दरवाजे और खिड़की को बिल्कुल भी खुला ना रखें, को खुला, एक सेकेंड, घर के दरवाजे और खिड़की को खुला रखें, हाँ, क्योंकि हवा का जो वो प्रेशर है वो बंद नहीं करने को कहता, ताकि बैलेंस बना रहे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक हवा और तमाम चीज़ें बराबर रहेंगी तो क्षमता रहेगी। क्योंकि देखिए एक ही जगह से बार बार स्टक होता रहता है कोई चीज़ तो ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा। अगर बैलेंस रहेगा तो वो चलायमान हो जाएगा। घर की सभी बिजली वगैरह स्विच ऑफ कर दें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है, आप बढ़िया लिख सकते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज तेल का निर्माण प्रक्रिया क्या है। जो नेचुरली तरीके से जो ऑयल पाया जाता है उसको तेल बनाने का प्रोसेस क्या है, देखिए। उत्तर में आप बताएंगे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अपरिष्कृत तेल जो क्रूड ऑयल होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट तो हमको पेट्रोल के फॉर्म में मिलता नहीं, पहले वो कच्चा माल क्रूड ऑयल के रूप में मिलता है। अब आइए देखिए इसमें क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो मिलते हैं अपरिष्कृत ऑयल, तेल, क्रूड ऑयल, जो काले रंग का एक गाढ़ा द्रव्य होता है, एकदम काला काला ब्लैक सा एकदम, जिसके प्रभाजी आश्वन एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि, आपने डिस्टिलेशन मेथड पढ़ा होगा फिजिक्स उसमें, केमिस्ट्री में, उस मेथड के थ्रू केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस को वैसलीन, तारकोल, ल्यूब्रिकेंट के तेलों में आदि में जो ग्रीस और वो सब बनते हैं उन सब में इसका इस्तेमाल के मतलब इन सब में चेंज किया जाता है, फिर जाके हम इनको यूज़ करते हैं। तो नेचुरल जो मिलता है वो क्रूड ऑयल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है, फिर उनको प्रोसेस से चेंज करके ये सब किया जाता है। फिर भी हमारे इंडिया में उतना नहीं मिलता है, तभी हम बाहर से इसको मंगवाते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए 13 अयस्क। अयस्क के सनातन की फेन प्लवन विधि क्या है। फेन प्लवन विधि, ये इस प्रोसेस में इस विधि का यूज़ करके जब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं सल्फाइड अयस्क के कंसंट्रेशन में, सनातन को कंसंट्रेशन कहते हैं ना, कि कंसंट्रेशन में किया जाता है, ठीक है, मतलब इनकी प्रेजेंस में किया जाता है, इनके साथ को लेकर। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क जो एकदम बारीक पिसा हो फाइन पार्टिकल पाउडर की तरह पिसे हुए अयस्क को लेकर जल और चीड़ का तेल, चीड़ का जो पेड़ होता है उसका तेल भी निकलता है, उसके मिक्सचर में इसको मिक्स किया जाता है। और मिक्सचर में एक ऊर्ध्वाधर नली ऊपर की सहायता से उसमें एक ट्यूब डाली जाती है जिसकी सहायता से एयर को उसमें प्रभावित किया है, उसमें एयर को भी, एयर की प्रेजेंस वहाँ पर बनाई जाती है, जिसमें शुद्ध जो है अयस्क के रूप में तेल के साथ झाग बनकर टैंक के ऊपर आ जाते हैं। तेल के साथ क्या होता है, झाग बनता है और वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा अंग भोजन संग्रह के लिए रूपांतरित होता है। मतलब हल्दी, लहसुन, शकरकंद, चुकंदर सब आपने खाया है, सब आप जानते हैं। तो इसमें देखिए पेड़ में जैसे हम लोग किसी का तना खाते हैं, किसी की हम लोग आलू, हम लोग क्या खाते हैं, आलू हम लोग पेड़ का फल थोड़ी खाते हैं, तना खाते हैं ना। आलू क्या है, एक स्टेम है। प्याज क्या है, स्टेम है। ध्यान आ रही है, प्याज आलू जड़ नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए उसमें आंखें जो निकलते हैं, बर्ड्स निकलती है, जड़ अलग होती है। प्याज में भी देखिए इसके नीचे जो बना रहता है, प्याज कैसी होती है, ऐसे प्याज होती है ना, तो ये नीचे से बना ये जड़ होती है, ये तो हम स्टेम खाते हैं, तना खाते हैं। आलू में भी यही चीज़ होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हल्दी हम लोग क्या खाते हैं, जड़ है। लहसुन क्या है, जड़ है। शकरकंद जो है, सलजम जो आती है, शकरकंद मतलब गंजी होता है ना, वो स्वीट पोटैटो होता है, हाँ। सलजम, शकरकंद ये सब अलग अलग है। तो सलजम, शकरकंद, ये चुकंदर, ये सब क्या है, तो ये सारे के सारे जो है ये सारे रूट है, हम इनको जड़ खाते हैं। जैसे गाजर जड़ है, मूली जड़ है, सब जड़ है कि नहीं है, खाते हैं कि नहीं। आगे देखिए 15 यहाँ पर है, रसोई घर में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले 4 पदार्थों के रासायनिक सूत्र बताइए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर है बेकिंग सोडा जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, NaSCO3। तो ये इसका सूत्र है। ये एक अच्छा प्रश्न है और यूनिक तरीके से पूछा गया प्रश्न है। तो ये खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा हो गया। फिर खाने वाले सोडे में इस्तेमाल किए, मतलब खाने में इस्तेमाल किया नमक, जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं टाटा NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद सिरका, जो अचार को प्रिजर्व करने के लिए सिरका ऐड किया जाता है, या सिरका जो हम खाते भी हैं, तो वो क्या है CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड। यहाँ पर आइए देखिए क्या है पास्चुरीकरण क्या है। पास्चुराइजेशन का जो मेथड होता है वो क्या है। पास्चुराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें दूध को कम समय के लिए गर्म किया जाता है, ठीक है, तापमान पर 70 डिग्री सेल्सियस से भी कम, मतलब उसको बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे दूध में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो जीवाणु रहते हैं वो मर जाते हैं, दूध में जो प्रेजेंट रहते हैं वो मर जाते हैं। तो पास्चुरीकरण विधि से दूध इसी प्रकार से संक्रमण का खतरा नहीं रहे। फिर इसी विधि का मतलब कुल मिला के जो दूध में बैक्टीरिया पाया जाता है उनको मारने के लिए हम उनको इतने डिग्री सेल्सियस में उबालते हैं। उबालने के बाद ठंडा जब हो जाता है तो उनको हम पैक कर, उबालते क्यों है कि ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है वो मर जाए। यहाँ पर मनुष्य के पाचन अंग का आपको चित्र बनाना है। ये 2 नंबर का फ्री वाला प्रश्न है जो आपको चित्र बनाना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और नाम सहित लिखना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ये देखिए चित्र भी ले लिया। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं, जैसे मुझे PDF मिल पाए हैं लास्ट टाइम में, सब कुछ आपको ऑब्जेक्टिव, फिर कुछ पेपर लिखने वाले, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आराम से देख लीजिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मत सोचिएगा कि एक ही सेट में मिलेगा फ्रेंड्स, जैसे जैसे, क्योंकि तीनों बनाना है, करना है, नया बनाना है, इस वजह से मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मैंने आपको सारा लिया है और जैसे जैसे मुझे PDF अवेलेबल हो रहे हैं वैसे मैं आपको जो है आपको ऑब्जेक्टिव भी मिक्स भी सारे देने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जाम के पहले आपको फ्रेशली बनाकर दे दूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। वैसे अच्छे प्रश्न आएंगे हमेशा के लिए। अब बारी, अभी हमने जो है अधिलघुत्री टाइप का किया, अब हम यहाँ पर जो है आपको ऑब्जेक्टिव भी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक ज्वलनशील यौगिक का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। देखिए प्रश्न आपको ऑप्शन दिया, इत्र में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर, ऊपर के सभी। बताइए क्या होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक ज्वलनशील यौगिक का एक कंपाउंड का आमतौर पर हम यूज कब करते हैं, क्या होगा, फटाफट बताएंगे। तो आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि उपरोक्त सभी होगा। इत्र में भी होता है, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर सब में होता है। इत्र में आप जो सोच रहे हैं ये वहाँ पर होता है जहाँ पर इत्र बनता है, वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, आमतौर पर नहीं। ये इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज होता है। आगे चलिए दूसरा देखिए, बहुत अधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने से स्वास्थ्य पर क्या। आप बहुत ज़्यादा फ्लोराइड जिसमें प्रेजेंस हो, फ्लोराइड की प्रेजेंस जिसमें ज़्यादा हो, उसको आप अगर ऐसा पानी आप पी रहे हैं तो आपके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग फ्लोसिस हो जाएगा, दांत में दर्द होगा, फेफड़े की बीमारी हो जाएगी, आंत में आपके संक्रमण, मतलब दिक्कत हो जाएगी आंत में, इंटेस्टाइन में। बताइए क्या होगा। आपको क्या लग रहा है कि जो आप बहुत ज़्यादा फ्लोरीन युक्त पानी अगर पी रहे हैं तो उससे क्या होगा। तो आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा पानी पी रहे हैं तो आपके दांतों में दर्द हो जाएगा, ठीक है, दांतों में दर्द होना आपके स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका दूसरे में दूसरा सही होगा। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन दुनिया में मृत्यु दर पर बीमारी का एक सामान्य, मतलब जो देखा जा रहा है कि एक डेथ रेट बढ़ रहा है, उसका रीज़न क्या हो रहा है। जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, क्या होगा जल्दी बताइए। तीसरे का राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि जो एक डेथ रेट का इंक्रीमेंट हो रहा है, जनरली देखा जा रहा है सामान्य पूरे वर्ल्ड में, तो मतलब दुनिया में, तो वो यहाँ पे वाटर पोल्यूशन, इसकी वजह से बहुत गंदगी हुई कि छोटे बच्चे भी दिल पीते हैं, करते हैं, तो पोल्यूटेड होते हैं, ठीक है, पानी गंदे होने से दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, ब्लूबेरी सिंड्रोम की उपस्थिति किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ब्लूबेरी सिंड्रोम जो पाया जाता है वो किसकी प्रेजेंस के कारण पाया जाता है। पानी में पानी के अतिरिक्त सल्फेट होना, क्लोरीन बहुत ज़्यादा होना पानी में जो है अतिरिक्त और ज़्यादा भारी भारी धातुएं होना, पानी में नाइट्रेट ज़्यादा होना। बताइए आंसर करिए कि यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या सही होगा। ब्लूबेरी सिंड्रोम की जो प्रेजेंस हो रही देखने में, वो किस रीजन से, किसकी प्रेजेंस के कारण मेनली हो रही है। तो यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर यहाँ पर सही है, वो पानी में अतिरिक्त नाइट्रेट की वजह से जो है ब्लूबेरी सिंड्रोम्स की कंडीशन देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है। आगे आइए फिफ्थ, जल प्रदूषण को सर्वोत्तम तरीके से रोका जा सकता है, कैसे। हानिकारक रसायनों को हटाने के लिए अपशिष्ट का उपचार करें, मछली पालन करें, जल उपयोगी पौधों की खेती करें, DDT का छिड़काव करें। बताइए वाटर पोल्यूशन को आप रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया गया, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन सही है, हानिकारक रसायनों को हटाने के लिए अपशिष्ट आपको कुछ ना कुछ उपचार करना होगा, जिससे आपको परमानेंटली सोल्यूशन मिले और टाइम टू टाइम आपको करना होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है,
जल प्रदूषण का मेन कारण क्या है? साबुन, औद्योगिक अपशिष्ट जो इंडस्ट्री से निकलता है, धुआं है, अमोनिया है, कौन सा होगा? जल्दी बताइए। सिक्स्थ में विच ऑप्शन इज बेस्ट? डू इट फास्ट फ्रेंड्स, आएगा 100% ध्यान रखिएगा। क्या होगा? आप अच्छा कर ले जाएंगे, कल का पेपर आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। जो फर्स्ट में गलती की तो सेकंड में नहीं करनी, इसलिए आंसर करिए क्या होगा। आप लोगों ने बहुत तैयारी की है, बहुत अच्छा करके आएंगे बस, ठीक है। अपने आप पे पेशेंस और बिलीव रखिए। तो सिक्स में आपका दूसरा होगा औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है। सिक्स में आपका दूसरा। आगे बढ़ते इसी के साथ सेवन्थ में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? दाल से पोषक तत्व मिलता है, प्रोटीन जो मिलता है दाल में ही तो मिलता है। तो सेवन्थ में यहाँ पर आपको पहले बता ही दिया क्या मिलता है। तो दाल हम पल्स क्यों खाते हैं? प्रोटीन के लिए खाते हैं। इतनी सारी जो वेरिएशन की दाल आती है वो क्यों खाते हैं? हम प्रोटीन लेने के लिए, ठीक है। प्रोटीन इंटेक करने के लिए हम दाल को खाते हैं। कोई पनीर खाता है, कोई टोफू खाता है, कोई वीगन फूड खाता है, कोई चिकन वगैरह खाता है, ये सारी चीज़ें। आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिए एट्थ क्या है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कि डिजीज वाले भी बहुत आते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आंसर करिए यहाँ पर क्या सही हो। ऑप्शन देखिए कई सारे दिए गए हैं। तो विटामिन ए की कमी से अनीमिया, दतौंधी, गांठ, दांतों में सूजन। जल्दी बताइए क्या होगा। विच ऑप्शन इज बेस्ट? कितने पे हम लोग? एट्थ पे हैं, बताइए। एट्थ का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर रतौंधी, विटामिन ए की कमी अगर पाई जाती, किसी के अंदर डिफिशियंसी होती विटामिन ए की, तो उनको रतौंधी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज इसमें क्या है? लियोप्रोटीन, स्टेरॉइड, ग्लाइकोप्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? डू इट फास्ट। क्या होगा? नाइन्थ में क्या होगा? तो आपको बताना चाहती हूँ तीसरा ऑप्शन सही है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। टेंथ देखिए, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? रोगों की अवस्था, संक्रमणकारी उग्रता और मेलिनगेंसी है, और लक्षणों का समूह। सिंड्रोम्स का मतलब क्या होता है? बहुत आसान सा है, मतलब लक्षण, सिम्टम्स दिखने लगते हैं ना कि ये डिजीज हो रही है, तो उसके लक्षण आपको पहले से पता चलने लगते हैं, वही चीज़ है सिंड्रोम्स, ठीक है। टेंथ में फोर्थ होगा। नेक्स्ट आइए, चलते हैं फटाफट। मलेरिया होता है। मलेरिया किससे होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा, जेराइड के द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा और साइमोनेला द्वारा। बताइए, डू इट फास्ट। 11th में क्या सही होगा? आंसर करिए क्या सही होगा। तो एक ही ऑप्शन सही है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। 11 में सी। आइए 12th। एड्स के लिए स्क्रीनिंग प्रशिक्षण होता है, जो टेस्ट लिया जाता है वो क्या? तो यहाँ पर वेस्टर्न बोल्ट का, एलिसा का टेस्ट होता है, पीसीआर होता है, या सर्दन बोल्ट होता है। आंसर करिए 12th में क्या होगा। जब किसी को एड्स हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है? क्या बताएंगे आप? जल्दी आंसर करिए कि क्या सही होता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, एलिशा का टेस्ट होता है, ठीक है। एलिसा का टेस्ट होता है, ध्यान रखिए। एलेक्सिया और एलिशा दोनों में फर्क है, वरना एलेक्सिया समझिए, ठीक है। बताइए 13। एंटीजन उपस्थित होते हैं। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? केंद्रक के अंदर। मैं भी तेज चल रही हूँ क्योंकि एग्जाम है आपका कल और 3-3 सब्जेक्ट पढ़ना है। एंटीजन प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? केंद्रक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कोशिका की सतह पर, और कोशिका द्रव्य में, केंद्रक कला पर। ध्यान से देखिए एंटीजन कहाँ प्रेजेंट? 13 जल्दी बताइए क्या होगा। तो एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो आपको बताना चाहती हूँ कोशिका की सतह पर, ठीक है, उनके सरफेस। 13 में आपका बी सही होगा। आइए बढ़ते हैं 14। बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षात्मक उपयोग है? बीसीजी का जो टीका लगता है वो तपेदिक में, टाइफाइड में, एड्स में, हैजा में। डू इट फास्ट। बीसीजी का टीका बताइए। 14 क्या होगा? आपको पता है टाइफाइड में, ठीक है, टाइफाइड में लगता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। काला जार, काला ज्वार जो होता है, काला ज्वार संचरित होता है किससे होता है? सैंड फ्लाई से, सीसी फ्लाई से, घरेलू मक्खी से, घर की मक्खी जो होती है, और मच्छर के। काला ज्वार किसके थ्रू होता है? डू इट फास्ट। 15 क्या होगा? तो काला ज्वार फ्रेंड्स जानते हैं घरेलू मक्खी से होता है। किससे होता है? घरेलू मक्खी से, घरेलू मक्खी से, ठीक है, सॉरी। आगे आइए 16 चलिए। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग, जब लोग जो पीते हैं, दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनका सबसे ज़्यादा क्या होता है खराब? फेफड़ा, लीवर और प्लीहा और आंत। बताइए क्या होगा। बताइए 16। तो आपको पता है कि उनका जो है लीवर ज़्यादा खराब हो जाता है, ठीक है, यकृत। नेक्स्ट, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 20 नवंबर, 1 जून, 1 दिसंबर। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपको पता है 1 दिसंबर को किया जाता है, ठीक है, 1 दिसंबर को किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 18 आइए। विषाणु का अध्ययन किस, वायरस के बारे में जो पढ़ाई वगैरह है वो किस में की जाती है? किस ब्रांच में? फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी और वायरोलॉजी, ब्रायोलॉजी, भूण विज्ञान, फाइकोलॉजी। बताइए बताइए 18। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पता है वायरोलॉजी, ठीक है, वायरस के बारे में जो पढ़ाई लिखाई पूरा जानना समझना वो सब कुछ है, वो सब क्या है? वायरोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। विषाणु किससे बनता है? वायरस किससे बनता है? प्रोटीन से, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से, लिपिड और प्रोटीन से, डीएनए और आरएनए से। 19th का आपको बताना चाहती हूँ कि जो वायरस होते हैं उनका फॉर्मेशन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से होता है। 19th में आपका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। सभी लोग लाइक करना बिल्कुल ना बोलें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो अपने पहले जाइए, आप लोग लाइक करके आइए। डू इट फास्ट।
कवक का मूल उदाहरण क्या होता है? अपघटक होता है, अंतःपरजीविता होती, सजीवी होती, ब्राह परजीविता। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मिलना चाहिए। क्यों फ्रेंड्स, गलत कह रही हूँ? चलिए बताइए 20 में क्या होगा? तो आपको बताना चाहती हूँ सहजीवी संबंध है। कवक का जो मूल उदाहरण होता है वो एक सहजीवी संबंध के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 21 ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जैवमंडल की रक्षा करते हैं? इंफ्रारेड से, अल्ट्रावायलेट से, एक्सरे से, गामा रे से। जल्दी बताइए 21 क्या होगा? तो जो ओजोन परत होती है वो अल्ट्रावायलेट रे से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चिमटे में आयस आलम भार का क्रम क्या होता है? बताइए, यहाँ पर दिया गया है, जल्दी बताइए कौन सा एक होगा। चिमटे में जो आयस आलम भार का क्रम होता है वो क्या होता है? आपको बताना चाहती हूँ, पहले भार होगा, फिर आयस होगा, बीच में आयस होगा और आलम होगा। ठीक है, चिमटा रोटी वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 22 हमने कर लिया है। 9 मिनट मैंने आप करवाया है, बहुत वक्त नहीं लूंगी क्योंकि 3 एग्जाम है कल आपके। बताइए, मशीन की सहायता से कार्य करने में क्या ऊर्जा अधिक लगती है, कम लगती है, बल अधिक लगता है, सरलता सुविधा होती, कठिनाई हो जाती है? मशीन की आप हेल्प लेते हो तो क्या होता है? तो क्या होगा? आपको पता है कि आपके काम को ईजिली बन जाता है, सरलता हो जाती है, आप आसानी से उसको कम समय में कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए 24 सरल मशीन है। सरल मशीन क्या है? डीजल, बिजली का पंखा, उत्तोलक और स्कूटर। आपको पता है कि सरल मशीन यहाँ पर क्या है? वो है उत्तोलक। ठीक है, 24 में आपका सी ऑप्शन बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अटैची को फर्श पर खिसकाते समय कौन सा बल? जब आप एक सूटकेस को जो है आप एयरपोर्ट पे या रोडों पे खींचते हैं तो कौन सा बल? घूर्णन, घर्षण, विद्युत, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है? तो फ्रेंड्स घर्षण बल होता है। ठीक है, क्या होता है घर्षण बल? 15 में भी, 25 में भी। पहिया किस एक्सिस या छड़ के परित घूमता है? पहिया जिस एक्सिस या छड़ के परित राउंड एंड राउंड घूमता है वो क्या कहलाती है? यहाँ पे आपको बताना है छड़ी, पच्चर, पुली, धुरी। क्या होगा जल्दी बताइए। 26 में आपका क्या सही होगा? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो होता है धुरी। ठीक है, राउंड एंड राउंड अपनी एक्सिस पे जो घूमता है वो धुरी कहलाती है। 27 आइए। 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन 1 मीटर होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? 1 जूल, संवेग, डाइन, पाउंड। क्या सही होगा? तो यहाँ पर 27 जो मैंने आपसे पूछा है कि 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि एक किसी भी थिंग्स में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 1 मीटर का हो रहा है तो फोर्स जो लगाया जाता है वो कितने के बराबर होता है? वो 1 जूल के बराबर होता है। तो 27 का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर? आगे बढ़िए इसी के साथ। देखिए, जब एक बल फोर्स वस्तु की गति में जिस तरह वस्तु को जाना है उसकी दिशा में कार्य करता है तो किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा, गुणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। 28 में क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कोई भी थिंग्स अगर रखी है और अपनी गतिशील डायरेक्शन में है और हम उसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। नेक्स्ट आइए। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना नष्ट किया जा सकता है, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? जितने ऑप्शन दिए गए सी ऑप्शन सही है कि एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। आगे बढ़िए। निम्न में से ऊर्जा का प्रकार क्या है? यांत्रिक, रासायनिक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पता है कि ये सारे के सारे जो है ऊर्जा के प्रकार में आते हैं। चलते हैं, वो ऐसे ही प्रश्न आ जाएंगे, बहुत अच्छा होगा वो। नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती किसके बराबर होती है? काइनेटिक और पोटेंशियल, रासायनिक और प्रकाश, गतिज और प्रकाश, ध्वनि और चुंबकीय। डू इट फास्ट, बताइए जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? रुकना नहीं है, किसी को बहुत बेस्ट करना है। कल हमें साइंस का पेपर, मैथ का, एसएसटी का एकदम मस्त करके आना है। पेपर हमसे टफ नहीं आ सकता किसी भी कीमत पर। 31 में क्या होगा? तो आपको बताना चाहती हूँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ये संगठित रूप है। आगे आइए। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, उलटता हुआ पत्थर, दौड़ता हुआ खिलाड़ी किस ऊर्जा का उदाहरण है? स्थितिज, गतिज, प्रकाश, रासायनिक। डू इट फास्ट, क्या होगा? 32 एनर्जी पे बेस पे भी मैंने लिया कि वो भी करवाऊँ आपको। हर प्रयास की हूँ कि आपको करवा दूँ एग्जाम के पहले। बताइए क्या होगा? मेरे गले की बैंड बजी हुई है। बताइए 32 में क्या होगा? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ काइनेटिक एनर्जी, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं 33 पे। निम्न में से रासायनिक ऊर्जा का एक उदाहरण नहीं है। रसोनी गैस, और घर वाली जो गैस होती है, लकड़ी, कोयला, दीपक। तो फ्रेंड्स बताइए 33 में क्या होगा? आपको पता है ये दीपक नहीं, बाकी सबके सब जो है वो केमिकल से हैं। नेक्स्ट देखिए 34। जब पंखा बिजली से चलता है तो विद्युत ऊर्जा का किस रूप में मतलब चेंज होता है? मैकेनिकल में, प्रकाश में, चुंबक में और ध्वनि में। जल्दी बताइए। जब पंखा बिजली से चल रहा है तो पंखा जो गोल गोल चल रहा है वो क्या चेंज होके आपको एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हुई? तो मैकेनिकल में चेंज हुई ना, क्योंकि मैकेनिक काम हो रहा है, मैकेनिकल काम हो रहा है। निम्न में से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? बताइए क्या होगा? आंसर करिए परंपरागत ऊर्जा का। पवन, सौर, कोयला, बायोमास ऊर्जा। बताइए जल्दी जल्दी बताइए 35 में क्या होगा? तो आपको बताना चाहती हूँ कि कोयला यहाँ पर। ठीक है, ये कोयला यहाँ पर है, बाकी सब सही है। आगे चलिए।
फिर यहाँ पर दिया गया जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में कौन आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक है, उपरोक्त सभी। तो 36 में आपको पता है एक ही ऑप्शन सही है, वो है उपरोक्त सभी। आपके यहाँ पर सारे के सारे आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये वाला जो प्रश्न था ना, यहाँ पे परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत, यहाँ पर ये होना चाहिए था कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था नहीं है, तब ये कोयला आ जाएगा। सो ये तो जो रहते हैं ना, ये कोयला यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तब यहाँ पर कोयला हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, उसके बाद यहाँ पर निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो यहाँ पर आप ये सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, उपयोग सभी, तो यहाँ पर आपका ये उपयोग सभी सही हो। 37 में आपका डी सही है, उसमें आप लिख दीजिएगा नहीं है, तब उसमें कोयला होगा, ठीक है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पूछ रहा है इंग्लिश में। निम्न में से समुद्री ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, उपरोक्त सभी, तो 38 में क्या होगा? समुद्री ऊर्जा कौन कौन सी है? समुद्र की तापीय ऊर्जा, तरंग की ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका 38 में डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो आपको पता है फ्रेंड्स, एक ही ऑप्शन नहीं, वो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो नहीं, बाकी सबके सब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। 40वां प्रश्न हम आ चुके हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है? जब कोई फ्रीली मूवमेंट हो रहा है किसी चीज़ में, कोई चीज़ अगर फ्रीली हैंड गिर रही है तो कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, शून्य होगा, क्या होगा? 40 में बताइए। तो आप जानते हैं कि कोई चीज़ अगर फ्रीली मूवमेंट से गिर रही है तो उसका जो मतलब मान रहता है वो हमेशा बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये 40 प्रश्न हो गए क्लियर यहाँ तक। तो ये क्लास करते हैं ओवर। आपको मैंने 40 प्रश्न लिया, आपको करवाया, एक पेपर का भी मॉडल रूप मैंने आपको पूरा दिखाया जिसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं। होपफुली क्लास आपको सबको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अभी आपको और सारे प्रश्न की उम्मीद है कि आपको और भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। जैसा भी होगा देखा जाएगा, आपको अपडेट मिलेगी। कनेक्टेड रहिए, अच्छे से जाइए, पेपर दीजिए, बेस्ट करिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, बाय बाय।